हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिजल्ट फैक्ट्री। रिजल्ट फैक्ट्री पे आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, मैं पर डे आपके सामने रीजनिंग के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न का एक सिलसिला शुरू किया है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज आपके सामने फिर से मैं नए रीजनिंग के 10 क्वेश्चंस आपके सामने लेके आया हूँ, जो एनटीपीसी और इसके बाद जैसे रेलवे की बात अगर आप करेंगे, एनटीपीसी की बात करेंगे, कांस्टेबल की बात करेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो कि विभिन्न एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपके सामने दो शब्द कहना चाहूंगा, जरा गौर फरमाइएगा। लहरों को खामोश देखकर ये ना समझना कि समंदर में रवानी नहीं है। ध्यान दीजिएगा जरा। लहरों को खामोश देखकर ये ना समझना कि समंदर में रवानी नहीं है। हम जब भी उठेंगे तूफान बन के उठेंगे, बस उठने की अभी ठानी नहीं है। इस शहर के साथ आज का सेशन मैं आपके सामने शुरू कर रहा हूं। जैसा कि मैं आपको बता दूं, आज के इस वीडियो में आपके सामने ये एनटीपीसी, एसएससी, कांस्टेबल और बिहार एसआई, उत्तर प्रदेश एसआई, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी जैसे एग्जामिनेशन में जो ऑलमोस्ट क्वेश्चंस पूछा जाता है, ये सारे क्वेश्चंस मैं आपके सामने यहाँ पे टॉप 10 क्वेश्चंस आपके सामने डिस्कस करूंगा। आप हमसे यहाँ पे ये पूछ सकते हैं जो कि सर ये क्वेश्चंस कहाँ से, आपने किताब से नोट कर रखा है या किसी की जो है मॉडल सेट से आपने नोट कर रखा है। बच्चों, मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं, जो भी मेरे सोर्सेस होते हैं, क्वेश्चंस निकालने का जो तरीका होता है, सारे क्वेश्चंस मैं कहीं ना कहीं पूछे गए कोई प्रीवियस पेपर से ही क्वेश्चन सारा कलेक्शन से लेकर मैं आता हूँ। यानी कहने का मतलब क्या है, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये किसी न किसी एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है, चाहे वो कांस्टेबल का एग्जाम हो, चाहे वो डिफेंस फोर्स का एग्जामिनेशन हो, या इस तरीके के रेलवे से सारे जो सोर्सेस हैं, हमारे सारे प्रीवियस पेपर्स हैं, सारे प्रीवियस पेपर के सारे क्वेश्चंस मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ। आइए देखिए, इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए, जैसे कि आप पहला क्वेश्चन आप देखिए, ये क्वेश्चन आपका क्या है, जैसे इसको हम कहते हैं इम्बेडेड फिगर। इम्बेडेड फिगर का मतलब यहाँ पे ये हो जाता है, जैसे आपको एक आकृति दे दी जाती है और आपसे ये पूछा जाता है, जैसे ये सेम फिगर किस फिगर में निहित है। जैसे पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन, किस फिगर में निहित है। अब देखो, जैसे सेम टू सेम फिगर अगर आप देखेंगे तो ये पहले में तो आंसर हो नहीं सकता है, दूसरे में तो आंसर में ये लाइन थोड़ी सी कर्व कर दी गई है, इसीलिए ये आंसर हो नहीं सकता है। तीसरे में तो आंसर होने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। चौथे की बात अगर आप करेंगे तो इसमें अगर आप ये ऑप्शंस देखते हैं तो ये ऑप्शंस आपको कहीं ना कहीं मिल जाता है। तो इस तरीके से आंसर हमारा चौथा हो जाता है। यानी पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ। आई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी पिक्चर रीजनिंग से ही क्वेश्चंस हैं। पिक्चर रीजनिंग का मतलब यहाँ पे ये है, इसको कहते हैं वाटर इमेज, मिरर इमेज। ये अलग से रीजनिंग में एक टॉपिक होता है, वाटर इमेज, मिरर इमेज। तो इसमें जो क्वेश्चंस आपके सामने दिए गए हैं, एक फिगर आपको दे दिया गया है और ये मिरर की बात अगर आप करेंगे तो ये एम और एन इस तरीके से कहीं भी रख दिया जाता है, लेफ्ट राइट में कहीं भी रख दिया जाता है। और आपसे यहाँ पे ये पूछ दिया जाता है, जो अगर मिरर को यहाँ रख दिया तो मिरर में अब इसका इमेज कैसे बनेगा। तो प्यारे दोस्तों, आप मुझे ये बता दीजिए, जैसे अगर हम बात करेंगे कोई भी फिगर को अगर यहां रख दिया जाए, मिरर को अगर आप यहां रख देते हैं तो इसकी आकृति क्या बनेगी। यानी कहने का मतलब क्या है, वाटर इमेज और मिरर इमेज को आप क्वेश्चन समझने से पहले आपको सबसे पहले ये समझ लेना होता है, वाटर इमेज मिरर इमेज में जो लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट, और वाटर इमेज में टॉप का बॉटम और बॉटम का टॉप, यही चेंजेस आते हैं। तो आप यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये मिरर इमेज का कंसेप्ट है। मिरर इमेज के कंसेप्ट की बात अगर आप करेंगे तो ये फिगर इस तरीके से पलट जाता है, तो आंसर ये पहला और दूसरा में से ही कोई ना कोई होगा। ये तीसरा चौथा ऑप्शन तो ऐसे ही कैंसिल हो जाता है। अब बचा पहला या दूसरा, तो ऑब्वियसली सी बात है, ये जो साइड है, ये जो कर्व एरिया है, ये फिगर यहाँ पे बनेगा और इसलिए आंसर हमारा सेकेंड हो जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर आप करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे जो है आपके सामने दिया गया है इस तरीके से। ये एक नंबर सीरीज के ही क्वेश्चंस कहलाते हैं। जैसे आप ये देख लो, इसमें 5 इसने कैसे जनरेट किया है, इसने 11 कैसे जनरेट किया, उसी तरीके से आपको ये ब्लैंक स्पेस पे आपको फीड करना होगा। तो आप देखो 3 3 जा 9 होता है, और 9 में इस 4 को अगर माइनस कर दें तो ये 5 आ गया। 6 2 जा 12 होता है, 12 में अगर 1 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो 11 आ गया। तो 5 में 1 को गुना कर देंगे तो 5 ही आएगा, में से 2 घटा देंगे तो 3 आएगा। तो आप देख लो 3 किस ऑप्शन में है, तो सेकंड ऑप्शन।
तो यानी कहने का मतलब क्या है, पहले का आंसर 4, दूसरे का आंसर क्या है सेकेंड, और तीसरे का आंसर क्या है, तीसरे का आंसर क्या है, इसका भी आंसर सेकेंड। अब इस क्वेश्चन की बात करिएगा, ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। देखो नंबर सीरीज का क्वेश्चन जैसे ही बीच स्टूडेंट के सामने आता है, वो क्या करने लगता है, गाल पे हाथ रख के वो सोचना शुरू कर देता है। गाल पे हाथ रखना गलत बात नहीं है, लेकिन एक्चुअली क्या है, नंबर सीरीज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का ये तरीका बिल्कुल सही नहीं है। आप सोचने का भी एक स्ट्रेटजी होता है, एक तरीका होता है। कभी भी क्वेश्चंस को अगर आप सही तरीके से जो आप अटेम्प्ट लें, तो अटेम्प्ट लेने का क्या तरीका हो सकता है, मैं आपके सामने तरीका, देखो ये 10 क्वेश्चंस लाने के पीछे का मकसद सिर्फ हमारा यहाँ पे ये है, जो आप समझ सकें अप्रोच, ये जैसे पर्टिकुलर किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने का हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए, किस तरीके से हम क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करें। जैसे कि आप यहाँ पे ये देख लीजिए, इस बीच में कितने का डिफरेंस है, 6 का, इसके बीच में कितने का डिफरेंस है, फिर 6 का। तो बेटा आप मुझे ये बता दो, अगर मैं सपोज 6 का डिफरेंस यहाँ रखता हूं तो 22 आ जाता है, फिर ये 6 का डिफरेंस रखता हूं तो सीरीज हमें मिल गया। तो यानी कहने का मतलब क्या है, आंसर क्या हो जाएगा, 1, यानी फोर्थ का आंसर क्या जाएगा, 1। तो यानी कहने का मतलब क्या है, इसमें प्यारे दोस्तों डरने की जरूरत नहीं है। ये जो 10 क्वेश्चन चलाने का मेरा प्लान है, सिर्फ तरीका अप्रोच ये है, जो आप हंसते खेलते उड़ते बैठते आपको कहीं ना कहीं ये 10 क्वेश्चन से डेली मुलाकात हो जाए, आप अवगत हो जाए। कभी भी देखो, अगर आप एकेडमी की बात अगर आप करेंगे तो एकेडमी की पढ़ाई एग्जामिनेशन से 1.5 महीने पहले 2 महीने पहले हो जाता है, बट किसी भी कमीशन की तैयारी अगर आपको करनी है, कमीशन इन द सेंस चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे डिफेंस फोर्सेस हो, चाहे आप कांस्टेबल हो, इसके लिए पर्टिकुलर हमें क्या करना होता है, एक प्लान करना होता है। मैटर ये नहीं करता जो कि आपको कितना आता है, मैटर ये करता है जो कि आपको अपने कॉम्पिटिटर से कितना ज्यादा आता है, क्योंकि वो कंपटीशन है। अगर एट ए टाइम कभी कभी ये हो जाता है, आप सपोज करो सचिन तेंदुलकर को भी अगर आप देखते होंगे, कभी इंपॉर्टेंट मैच थी, उसमें उनको खेलना बहुत जरूरी था, और थोड़ा सा डिप्रेशन में अगर आ गए तो जीरो फर्स्ट बॉल पे वो बोल्ड हो जाते, या एलबी हो जाते, या स्लिप में कैच देके वो निकल जाते थे। सेम यही कंडीशन स्टूडेंट के साथ भी होता है, जिसने एग्जामिनेशन में अच्छे नॉलेज होने के बावजूद भी अगर उसका कंसंट्रेशन बिल्कुल सही नहीं है, तो एग्जामिनेशन में वो एक आध नंबर नेग्लेक्ट करके चले आते हैं, और एक आध नंबर नेग्लेक्ट करने के पीछे एक बड़ा भयावह सा परिणाम हो जाता है, जिसमें कि उसके जूनियर या उससे कम एफिशिएंट वाले लोग सेलेक्ट हो जाते हैं और वो रह जाते हैं। तो इसको आप चाहे लक कह सकते हैं, इसको आप चाहे लेबर कर सकते हैं, लेकिन सीधी सी बात है, एक कंटिन्यूअस वर्क करने वाला बंदा ये सब मिस्टेक नहीं करता है। वो एग्जैक्टली कंपटीशन को फील करता है, जो कंपटीशन है कहां। आप डेली मॉक टेस्ट देते हो, आप स्पीड टेस्ट देते हो, एक बंदा मॉक टेस्ट देता है और इसके बाद उस मॉक टेस्ट को वो रियलाइज करता है जो एग्जैक्टली वो गलती कहां कर रहा है। एक बच्चा क्या है, एक बच्चा क्या है, वो फॉर्मेलिटी के रूप में एक स्पीड टेस्ट दे दिया और अपने दोस्त फ्रेंड सर्किल के साथ वो मौज मस्ती काटना शुरू कर देता है। बट आप जहां से आपकी लाइफ बननी है, जहां से आपकी जीवन बननी है, तो उसके लिए थोड़ा सा सेल्फिश और थोड़ा सा कंसंट्रेट होने की जरूरत होती है। मतलब ये है, आप बिल्कुल मौज मस्ती करिए, लेकिन आप 2 घंटा 4 घंटा जब भी आप पढ़ाई करते हैं तो कंसंट्रेशन के साथ आप पढ़ाई भी करें। आप ये रियलाइज करें जो एग्जैक्टली आपको दिक्कतें कहां हैं, कौन से ऐसे क्वेश्चन है जिसमें कि आपके 1-2 स्कोर आपके कम हो जा रहे हैं। ये चीज आप ही फील कर सकते हैं, दूसरा नहीं फील कर सकता है। और इस वीडियो के थ्रू मैं आपको यही रियलाइज करा रहा हूं, जो पर्टिकुलर किस टाइप के क्वेश्चंस आप एग्जामिनेशन में छोड़ के आते हैं। ये जो सिलसिला है, ये 10 क्वेश्चन का, ये कम से कम 200-300 वीडियो में आपके सामने लेके आऊंगा, और इतना ही बच्चा अगर कोई वीडियो अगर आप वो देख ले, तो ऑब्वियसली सी बात है वो एग्जामिनेशन में रीजनिंग के एक भी सवाल छोड़ के नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे पर्टिकुलरली ये 5th क्वेश्चन की बात अगर आप करेंगे, तो ये क्वेश्चन तो है इनइक्वालिटी का, बट आज के डेट में फैशन में क्या है, किसी भी एग्जामिनेशन में कोई भी टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे अब आप सपोज दैट क्या है, जैसे बैंक एग्जामिनेशन में नंबर सीरीज के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, आप कहेंगे सर ये तो एसएससी में पूछा जाता है, बैंक एग्जामिनेशन में क्यों पूछा जाता है। अरे भाई, हम मना करने वाले कौन होते हैं, क्यों पूछता वो बैंक एग्जामिनेशन में। ठीक है, अब तो खैर जो भी है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट आपके सामने होने जा रहा है, सारे एग्जामिनेशन का एक ही पेपर होगा। अब ये सब तो कोई एक्सक्यूजेस आपके चलेंगे नहीं, सर ये बैंक में ये क्वेश्चन क्यों आया, एसएससी में ये क्वेश्चन क्यों आया। किसी भी कंपटीशन में कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे आप इस क्वेश्चन की बात करें, इसमें क्वेश्चन आपको दिया गया है क्या, जैसे 5th क्वेश्चन की बात अगर आप करेंगे, तो 5वां क्वेश्चन आपको दिया गया है, इसमें टी इज ग्रेटर देन ओ इज ग्रेटर देन पी। अब देखो O इक्वल टू जेड, O इक्वल टू जेड,
और फिर कहता है हमसे a इज लेस देन और इक्वल टू z। तो आप मुझे ये बता दीजिए, हमसे ये जो पूछा गया a इज लेस देन और इक्वल टू z, आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और z इज ग्रेटर देन b, z इज ग्रेटर देन b। आप चाहे जिस प्रकार से रिलेशंस आप आजमाएं इसमें पूछ सकते हैं। जैसे आपसे v इज ग्रेटर देन t, तो v और t के बीच में रिलेशंस अगर आपसे पूछा जा रहा है तो v और t के बीच में रिलेशन आप ऐसे देख सकते हैं क्या, जैसे t इज ग्रेटर देन o, o इक्वल टू z और z इज ग्रेटर देन v। तो आप मुझे ये बता दो क्या इसमें v इज ग्रेटर देन t, तो v इज ग्रेटर देन t तो v इज लेस देन t ना हो गया, तो इसके वजह से पहला ऑप्शन तो हमारा रॉन्ग हो जाता है। सेकंड ऑप्शन आप देखिए t इज ग्रेटर देन v, तो t और v के बीच में t इज ग्रेटर देन v, ये बिल्कुल 100% सही है, यानी आंसर क्या हो जाएगा इसका, सेकंड। अगर आप चाहें तो तीसरा ऑप्शन को भी चेक कर लीजिए, t इज लेस देन z, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है, t इज लेस देन z कभी होगा नहीं। a इज ग्रेटर देन p, तो a और p के बीच में अगर रिलेशन पूछा जाएगा तो a इज ग्रेटर देन p कभी होगा नहीं, अपोजिट सिंबल दो रिलेशन हो जाता है। जब इस टॉपिक की बारी आएगी तो मैं आपके सामने यहाँ पे डिटेल से आपके सामने डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो आपने क्या देखा, आंसर क्या आ जाएगा इसका, सेकेंड। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट आपके सामने है, जिससे आपसे पूछा गया विषम शब्द चुनिए, यानी आपके सामने ऑप्शन दे दिया गया है सीमेंट, सीमेंट। दूसरा ऑप्शन आपके सामने क्या दे दिया है, टाइल्स, टाइल्स। इसके बाद तीसरा ऑप्शन आपके सामने क्या दे दिया है, ईंट, और इसके बाद चौथा ऑप्शन आपके सामने क्या दे दिया है, पत्थर। तो आप मुझे ये बता दो, सीमेंट होगा नहीं, सीमेंट की बात अगर आप करेंगे तो सीमेंट, टाइल्स और ईंट ये क्या है, मेड बाय ह्यूमन बॉडी, बट पत्थर जो है ये ह्यूमन नहीं, बाय गॉड गिफ्ट है, इसलिए ऑड मैन आउट की बात अगर आप करेंगे तो आंसर चौथा हो जाएगा, यानी फोर्थ वन हो जाएगा। ओके, आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब सेवेंथ क्वेश्चन की बात अगर आप करेंगे तो सेवेंथ क्वेश्चन आप यहाँ पे देख लो क्या बोलता है, कुछ बल्ले बल्ले चूहे हैं। क्या पूछा जा रहा है हमसे, कुछ बल्ले चूहे हैं, सिलोगिज्म के क्वेश्चंस हैं। कुछ बल्ले चूहे हैं, ये क्या आ गया, बल्ले, ये क्या आ गया, चूहे। कुछ बल्ले चूहे हैं, कोई गेंद बल्ला नहीं है, कोई भी गेंद बल्ला नहीं है, ये गेंद का डायग्राम हमने बता दिया। तो कुछ चूहे गेंद नहीं है, कुछ चूहे, देखो चूहे का कुछ ना कुछ हिस्सा बल्ले में इन्वॉल्व है ना, तो वो तो कभी भी गेंद नहीं होगा ना, तो यानी कहने का मतलब क्या, पहला सही हो गया। दूसरा हमसे क्या पूछा गया, कुछ चूहे गेंद हैं, कुछ चूहे गेंद हैं। आप चूहे और गेंद के बीच में रिलेशन कंफर्म नहीं है तो आप नहीं कह सकते हैं, तो दूसरा हो जाएगा कांट से। क्या हो जाएगा, कांट से। तो आंसर क्या लगा देंगे, ओनली वन फॉलो, यानी फर्स्ट वन। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर आप करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है, क्या इस सिंबल को चेंज करने के बाद, यानी डिवाइडेड को इनटू से, हैश को डिवाइड से, एंड को इससे और एट द रेट को इससे, ये चेंज करने के बाद किस ऑप्शन में LHS इक्वल टू RHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू RHS किस से बड़ा है। जैसे पहले ऑप्शंस की बात अगर आप करेंगे तो पहला ऑप्शन क्या दिया गया है, 17 एट द रेट ऑफ 4 हैश 4 परसेंटेज 2 इक्वल टू बोलता है 20। तो आप मुझे ये बता दो, एट द रेट ऑफ ऑप्शंस को जो चेंज करना है किससे, माइनस से, 4 हैश को जो चेंज करना है डिवाइड से, 4 परसेंटेज को जो चेंज करना है मल्टीप्लाई से, और इसके बाद जो है पर इंटू 2 इक्वल टू 20 आना चाहिए। तो आप मुझे ये बता दो, 4 4 कैंसिल हो गया है ना, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 1 जा 2, तो यानी कि कितना आएगा, 19 इक्वल टू 20, यानी कि ये तो गलत हो गया, यानी पहला ऑप्शन तो आंसर नहीं है। अगर मैं इसमें फिर तीसरे ऑप्शंस को अगर मैं चेक करूं, दूसरे, आप इस तरीके से देखो, ऐसा नहीं है क्योंकि आप कोई भी ऑप्शंस को आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, इसमें और कोई शॉर्ट ट्रिक्स नहीं होता बेटा, आपकी कैलकुलेशन कितना फास्ट है यही चीज मैटर करता है इसमें। तो आप मुझे ये बता दीजिए, तीसरे ऑप्शन में बोलते हैं अच्छा 4 डिवाइड, डिवाइड यानी मल्टीप्लाई, 3 एट द रेट ऑफ माइनस, माइनस, ठीक है, माइनस, इसके बाद क्या दिया है 16 एंड का मतलब क्या दिया, प्लस, प्लस का मतलब क्या दिया है 16 के बाद 4 इक्वल टू क्या है 0। अब जरा चेक करो, तो पहले मल्टीप्लाई का ही बोर्ड मास का रूल इसमें लगाओगे, तो आप मुझे बता दो 4 का 3, 4 3 के 12, अब माइनस से क्या हो जाएगा 16 और प्लस 4, तो आप मुझे ये बता दो ये 4 तो 12 के साथ ऐड हो जाएगा,
यानी 12 प्लस 16 माइनस 16 इक्वल टू 0, यानी 0 इक्वल टू 0, यानी आंसर किसमें हो जाएगा, ये थर्ड। आप कहेंगे सर आपने सीधा तीसरा ऑप्शन कैसे चेक कर लिया? बच्चों मेरे ऐसा कोई शॉर्ट ट्रिक्स नहीं है, इत्तेफाक की बात है, तो आप ऐसे सिलसिलेवार ढंग से आप इसको चेक करना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात अगर आप करेंगे तो ये 9th क्वेश्चन आप ये देख लीजिए 9th क्वेश्चन क्या कहता है हमसे। 9th क्वेश्चन सॉल्व करने का एक स्ट्रेटजी है, एक तरीका है, इस तरीकों को ये आप कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक में आसानी से मिल जाता है, इसको रिपीटेड सीरीज कहते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका ये होता है क्योंकि आप सारे ऑप्शंस एलिमेंट्स को आप काउंट करेंगे। जैसे आप देखिए इसमें कितना एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 की बात अगर आप करेंगे तो 9 करेक्टर है, तो इसका मतलब 3 3 का सीक्वेंस आप लेके चल सकते हैं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो आप मुझे ये बता दो, इस ऑप्शंस की बात अगर आप करेंगे तो अब ऑप्शंस में डी एफ डी, अगर मैंने डी एफ दिया तो एक सीक्वेंस बन गया डी एफ डी, डी एफ डी। तो डी एफ डी यानी डी डी एफ, डी डी एफ की बात अगर आप करेंगे तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकेंड। सही है। चलिए इसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10वां क्वेश्चन। तो 10वें क्वेश्चन में आपके सामने जो यहाँ पे दी गई है, जैसे गोल्ड इज बेस्ट, गोल्ड इज बेस्ट, गोल्ड इज बेस्ट को कोड क्या दिया गया है, एल एक्स, एल एक्स एफ ई और डी वी। इसके बाद दिया गया हमसे गोल्ड इज बेस्ट, गोल्ड वॉज ओल्ड, सॉरी इसमें जो आपके सामने यहाँ पे ऑप्शंस दिया गया है, इस क्वेश्चन में क्या दिया है जरा आप देखिए, गोल्ड वॉज ओल्ड, गोल्ड वॉज ओल्ड, इसका कोड क्या दिया, गोल्ड वॉज ओल्ड यानी एल एक्स एफ ई डी वी। फिर क्या दिया हमसे, गोल्ड इज बेस्ट, गोल्ड इज बेस्ट, इसके लिए कोड क्या दिया हमसे, एल एक्स जी टी एल ओ। तो अब आप मुझे ये बता दो, ये इक्वेशन पहला, ये इक्वेशन दूसरा। अब आपके गोल्ड के लिए हमें कोड पूछा जा रहा है, गोल्ड के लिए कोड हमसे पूछा जा रहा है, किसका पूछा जा रहा है, गोल्ड के लिए कोड क्या होगा। तो बेटा आप मुझे ये बता दो, इसमें गोल्ड और गोल्ड कॉमन है, इसके अलावा तो कोई कॉमन नहीं है, और एल एक्स कॉमन है, तो यानी इसका आंसर क्या जाएगा, एल एक्स। आपके तो बहुत नॉर्मल लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए, बैंकिंग में थोड़ा सा इससे स्टैंडर्ड का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा सिर्फ आपसे यहाँ पे यही दरख्वास्त है, यही रिक्वेस्ट है, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि एक नए जोश के साथ, एक नई उमंग के साथ मैं नया नया वीडियो आपके सामने लाता रहूं। ठीक है, आप अपने दोस्तों के बीच में चाहे तो इसको शेयर आप कर सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉप 10 क्वेश्चंस में आपके साथ में लेके प्रेजेंट होता हूं। तब तक के लिए ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।